आज मैं एक थ्रिलर फिल्म स्प्लिट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये मूवी 2017 में आई थी और इसकी एंडिंग एक ज़बरदस्त ट्विस्ट है जो कुछ लोगों के लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटेन टमेटो पे 77% फ्रेश है। तो आइए अब चलते हैं सीधे एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्प्लिट की पूरी स्टोरी एक आदमी के अराउंड चलती है जिसको DID मतलब डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस आदमी के अंदर और भी बहुत सारे पर्सनालिटीज़ हैं। मूवी में हमको मालूम चलता है कि उसके अंदर 23 पर्सनालिटीज़ हैं जो सारे एक आदमी के शरीर को शेयर कर रहे होते हैं। ओरिजिनली जिसकी ये बॉडी होती है उसका नाम केविन होता है और हमको डॉक्टर फेचर जो उसका डॉक्टर है उसके थ्रू मालूम चलता है कि वो पिछले 10 साल से ठीक है और वो अपनी सेम जॉब रखना मैनेज कर लिया था। मगर अब केविन के पर्सनालिटी पे बाकी सारी पर्सनालिटीज़ हावी हो चुकी हैं और केविन की जो एक्चुअल पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं पीछे बैकग्राउंड में दब चुकी है। उन्होंने उसकी पर्सनालिटी को टेक ओवर कर लिया था कुछ समय से। मतलब ये है कि वो डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज़ जो हैं वो एक्चुअल पर्सनालिटी जो केविन की है उस पे और उसके बॉडी पे टेक ओवर कर चुकी थी। उसमें से एक डेनिस की होती है जिसको OCD है, मतलब कि उसको हर चीज़ साफ़ सुथरी चाहिए और उसको नेकेड गर्ल्स को डांस करते हुए देखना पसंद होता है। दूसरी पेट्रिशिया की होती है जो उस ग्रुप की सो कॉल्ड मदर जैसी होती है। और तीसरी होती है एक हेडविग नाम के छोटे से इनोसेंस की बच्चे की। और भी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं बट ये 3 पर्सनालिटी बाकी सारी पर्सनालिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। एक तरह से इतनी सारी पर्सनालिटीज़ को हम लोग होड भी बोलते हैं। जब मूवी की शुरुआत होती है तब ऐसा लग रहा होता है कि अभी डेनिस की पर्सनालिटी केविन के बॉडी पे हावी हो चुकी है और डेनिस 3 लड़कियों को किडनैप कर लेता है जिनका नाम मार्शा, क्लेयर और केसी होता है। उनको किडनैप करके वो एक अंडरग्राउंड जेल जैसी जगह पे लाता है। मगर हमको आगे मूवी में मालूम चलता है कि वो जेल एक्चुअली एक जू है। ये हमको काफ़ी आगे चल के मालूम चलता है मूवी में। केविन असल में जू में काफ़ी सालों से काम कर रहा होता है और उसके डॉक्टर जो फेचर है वो उसके साथ कन्वर्सेशन के जब बीच में होता है तब हमें इस बारे में पता चलता है। एक दिन एक क्लास जू ट्रिप पे आई थी, बेसिकली उनका फील्ड ट्रिप था और उसमें से 2 लड़की उसके पास आके उसके ब्रेस्ट टच करने को बोलती है। केविन को तो पता चल गया था कि ये एक तरह का प्रैंक है, मगर डेनिस जो नेकेड लड़कियों को देख के उनको डांस करता हुआ देखना पसंद करता है उसको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्प्योर लगी थी और इसी चीज़ की वजह से उसने इनको किडनैप भी करा था। मूवी में स्पेसिफिकली ऐसा कहीं भी नहीं बताया जाता है कि वो प्रैंक के पीछे मार्शा और क्लेयर हैं, मगर केविन बोलता है कि वो उन दोनों से को काफ़ी हफ्तों से फॉलो कर रहा है और इसलिए उनका किडनैप करना ज़्यादा सेंस बनता है। जो तीसरी लड़की है केसी, वो बाकी दोनों लड़कियों से ज़्यादा दोस्ती नहीं होती है उसकी, बस वो सेम आर्ट क्लास में जाती हैं और उसको वापस घर आने के लिए एक राइड चाहिए थी इसलिए वो उस गाड़ी में थी। सो बेसिकली केसी वॉज एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। सारी लड़कियां कैप्टिवेटेड रहती हैं और धीरे धीरे सारे पर्सनालिटी से उनकी मुलाकात भी होती है। बेसिकली उन 3 पर्सनालिटी जो मेन हावी हुई थी उनसे तो होती ही है। उस बीच ये भी रिवील होता है कि कुछ स्कैरी सी चीज़ आने वाली है जिसको वो लोग बीस्ट नाम बोलते हैं। ये सब चल रहा होता है कि उसके बीच में केविन की एक पर्सनालिटी डॉक्टर फेचर को रीच आउट करती है इमरजेंसी सेशन के लिए और जब डॉक्टर फेचर वहाँ पर आती हैं सेशन के लिए तो केविन ऐसा एक्ट कर रहा होता है जैसे सब कुछ ठीक है। ये ऐसा एक्चुअली डेनिस की पर्सनालिटी कर रही होती है, दूसरी पर्सनालिटी प्रिटेंड करते हुए। और सेशन के बीच में हमको केविन के बारे में और भी डिटेल में चीज़ें मालूम चलती हैं और ये भी कि इस मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और कौन से कॉन्सेप्ट पे बेसिकली एक्सप्लोर करना चाहता है फिल्म। DID पे ढूंढने पे मालूम चलता है कि जिनको DID होता है उनके रियल लाइफ में उनकी दूसरी पर्सनालिटीज़ का बहुत डेफिनेटिव फीचर्स होता है जो दूसरे पर्सनालिटी में कैरी नहीं होता है। इसका बहुत सही एग्जाम्पल ये है कि केविन की जो पर्सनालिटी में डायबिटीज़ है जिनको इंसुलिन का शॉट लेके ज़रूरी होता है लेना, वहीं पे उसकी दूसरी पर्सनालिटीज़ को ऐसा करना ज़रूरी नहीं पड़ता। इसी सेम बात को डॉक्टर फेचर भी एक्सप्लोर करना चाहती हैं और प्रूव करना चाहती है केविन के थ्रू, कोशिश भी कर रही होती हैं मगर उन पे कोई जल्दी बिलीव नहीं कर रहा होता। दूसरी तरफ जो बाकी पर्सनालिटीज़ हैं उनको लगता है कि उनके पास खुद का कोई तरीका है जिससे वो दुनिया में अपना पावर दिखा सकें और ये चीज़ एक्चुअली वो बीस्ट कर रहा होता है। पूरा आइडिया ये है कि क्या ह्यूमन पर्सनालिटीज़ ऐसे ऑल्टर हो सकती हैं फिजिकली, और इस मूवी में ऐसा आंसर येस होता है। इस मूवी में केविन बीस्ट बन जाता है जो ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा ताकतवर होता है। उसकी स्किन एकदम रेप्टाइल जैसी टफ होती है और वो सीलिंग पे भी क्रॉल कर सकता है छिपकली की तरह। ये सब सुनने में अजीब लगता है मगर ये सब चीज़ हमें केविन के एग्जैक्टली हरकत करने से दिखती भी हैं एज अ बीस्ट।
डॉक्टर फेचर को इवेंचुअली जू में वो बंद लड़कियों के बारे में भी मालूम चलता है और जब वो अपने आप को चाकू से डिफेंड करने की कोशिश करती हैं तो वो चाकू टूट जाता है और केविन को, जो वो बीस्ट के फॉर्म में है, उसके स्किन पे एक खरोच तक नहीं आती है। कुछ समय के बाद जब वो केसी का पीछा कर रहा होता है तब वो सीलिंग पे भी आसानी से चढ़ जाता है छिपकली की तरह। जू में इतने सालों से काम करने की वजह से केविन ने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को काफी डिटेल में सीख लिया था। सो केविन के बीस्ट बनने का समझ तो आ गया था कि ह्यूमंस अगर किसी चीज पे बहुत ज्यादा बिलीव करें तो शायद उस पर्सनालिटी उस पे हावी हो जाती है और कॉम्प्रिहेंशन के बियॉन्ड चीजें अचीव इंसान कर सकता है उस बिलीफ के बेसिस पे। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि केविन बीस्ट बना क्यों। तो हमको यहाँ ये मालूम चलता है कि केविन बिना किसी प्रॉब्लम के जू में पिछले 10 साल से काम कर रहा था। हो सकता है कि जो उसका मेजर इंसिडेंट हो जिसके वजह से ये सब उसमें हुआ है, तो वो ये हो सकता है कि उसकी मदर की डेथ। ये चीज़ मूवी के एंडिंग में हमें एक्सप्लेन करी जाती है जब वो केसी के साथ बीस्ट बन के उसको कन्फ्रंट करके उससे बात कर रही होती है। डॉक्टर फेचर मरने से पहले एक पेपर पे केविन का पूरा नाम लिख के जाती है जिसकी मदद से केसी कुछ समय के लिए केविन की पर्सनालिटी को बाहर ला के बॉडी पे वापस कंट्रोल कर पाती है। हमको दिखता है कि केविन केसी से पूछ रहा है कि क्या ये सितंबर 2014 है। इसका मतलब ये हुआ कि केविन की एक्चुअल जो पर्सनालिटी है वो बॉडी पे उसका कंट्रोल नहीं था और काफ़ी सालों से दूसरी पर्सनालिटी पे कंट्रोल किया हुआ था। मतलब उसकी मदर की जब मौत हुई थी तो बाकी सारी पर्सनालिटीज़ धीरे धीरे सामने आने लगी थी और डेनिस बेसिकली केविन पे हावी हो गया था और केविन की पर्सनालिटी को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया गया था। एक सीन में हमको दिखाया जाता है कि डेनिस दूसरी पर्सनालिटी ब्रूस को बॉडी पे टेक ओवर करने देता है और वो सबवे जाके एक फूलों का गुलदस्ता छोड़कर आते हैं। हमको मूवी के दौरान फ्लैशेस में दिखाया जाता है ट्रेन्स का, जिसमें हमको ये कंक्लूजन निकल सकता है कि शायद इसी वजह से केविन की मदर की डेथ हुई होगी। उसका वहाँ पे जाके फूल छोड़ना शायद सिर्फ उसकी मदर के लिए फाइनल गुड बाय नहीं था, बट उसका खुद के लिए भी एक तरीके से गुड बाय था, क्योंकि जल्द ही बीस्ट उस पर हावी हो जाएगा। अब अगर उन किडनैप लड़कियों के बारे में बात करें तो ये होता है कि उनको बेसिकली इसलिए किडनैप करा गया था जिससे कि हमको ये पता चल सके कि बीस्ट की एक्चुअल पर्सनालिटी कैसे है। और हमें मालूम चलता भी है कि उनको इसीलिए किडनैप करा गया था क्योंकि उनका एक सोल बेसिक पर्पस था कि वो बीस्ट का खाना बन सके। मार्शा और क्लेयर दोनों बीस्ट का खाना बन चुके होते हैं। काफ़ी ग्रूसमली हमें ये दिखाया भी जाता है। मतलब क्लेयर और मार्शा बीस्ट के अकॉर्डिंग अब तक सिर्फ डेनिस के लिए इसलिए उठाए गए थे क्योंकि उसको सिर्फ उनको नेकेड डांस करना पसंद नहीं था, बल्कि उसका पर्पस ये था कि वो बीस्ट को एज एन ऑफरिंग दे सकें जिससे वो उनको कंज्यूम कर सके। उनको इम्प्योर समझा गया था उस जू के इंसिडेंट के बाद और डेनिस ने बेसिकली इसीलिए ये पूरा पर्पस ऑफ किडनैपिंग करा था। केसी दूसरी तरफ प्योर थी और उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फ्लैशबैक्स में हमें दिखाया जाता है पूरी मूवी के दौरान कि केसी से क्या रिलेटेड चीज़ें हुई थी। तो हमें मालूम चलता है कि उसके अंकल ने उसको बचपन से सेक्सुअली अब्यूज़ करा था और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डार्क है, मगर इन सब के बचपन में होने के स्कार की वजह से बीस्ट को वो प्योर लगती है और वो उसको जाने देता है। मतलब बीस्ट यहाँ बेसिकली हमको जज करता है कि हम इम्प्योर हैं तो वो हमें खा जाएगा और इम्प्योर नहीं है तो वो हमको जाने देगा। बीस्ट केसी को जाने देता है और हमको लगता है कि ऐसा ही मूवी की एंडिंग होगी, मगर ऐसा नहीं है। इसके बाद हमको एक डाइनर का सीन दिखाया जाता है जहां टीवी पे एक न्यूज़ रिपोर्टर डिटेल दे रही होती हैं कि असल में केविन के साथ क्या हुआ है और जो उसके एनिमलिस्टिक पावर है उनके भी डिटेल दिया जा रहा होता है। दो लड़कियां जो डाइनर के काउंटर पे बैठी होती हैं वो केविन के वाले इंसिडेंट को सुन के उनको काफ़ी फेमिलियर भी लग रहा होता है और वो उसको डिस्कस कर रही होती हैं कि 15 साल पहले व्हीलचेयर गाय के बारे में कुछ वो बात करती हैं जो उनको फेमिलियर लगता है। काउंटर के दूसरे कोने पे एक आदमी बैठा दिखाया जाता है जो उनके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होता है, मगर एग्जैक्टली ये आदमी है कौन? वेली ब्रूस विलिस हमको कैमियो में इस मूवी में दिखाया जाता है और बोलता है कि ओ तुम्हारा मतलब मिस्टर ग्लास से है क्या। मिस्टर ग्लास बेसिकली हमको अनब्रेकेबल वाली मूवी से जुड़ा हुआ दिखाया जाता है। मतलब यहाँ समझने की बात यह है कि इसका जो पूरा पावर होता है अनब्रेकेबल मूवी में वो कहीं ना कहीं केविन में भी आ गया है सेम प्रोसेस के चलते। उस मूवी में ब्रूस विलिस को डीआईडी तो नहीं होता, मगर वो अपने बिलीफ से केविन जैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है। अल्टीमेट इसमें ट्विस्ट यही है मेरे हिसाब से कि स्प्लिट और अनब्रेकेबल सेम यूनिवर्स में है। ऐसे में इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मूवी को देखते समय ऐसा एंडिंग होगा कोई भी नहीं सोच सकता था।
अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।